नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन करने वाले हैं। उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं उनका कलेक्शन है ये। आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले फैक्ट से। आज का जो पहला फैक्ट है वो है वह विकिरण जिसमें ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है। वह विकिरण जिसमें जो ऊर्जा है वो प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है। एक ऐसा विकिरण का रेंज पूछा जा रहा है जिसमें ऊर्जा जो है प्रति क्वांटम सबसे ज़्यादा होगी। तो वो रेंज दोस्तों है 320 से 400 नैनोमीटर तक जो है विकिरण वो सबसे जो है अधिक होती है। उसकी क्वांटम रेंज प्रति ऊर्जा प्रति क्वांटम जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। सौर विकिरण दिखता है 400 से 700 nm परास में। जब कोई विकिरण 400 से 700 नैनोमीटर के पास में आ जाता है तो वो सौर विकिरण जो है वो दिखने लगता है। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है 390 से 780 nm के बीच में। और मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह है 5500। इसको जो भी पढ़ते हो पढ़ लेना अपना। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। जो प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है वो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है और इसी के कारण प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। अगला दोस्तों जो कथन है वो है प्रकाश का वेग अधिक होता है। प्रकाश का शून्यकाल में वेग अनुमानतः कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ये होता है प्रकाश का शून्यावकाश में वेग। शून्यावकाश मतलब जहाँ पे वायुमंडल नहीं होता है जिसे हम निर्वात बोलते हैं। तो निर्वात में जो प्रकाश की गति होती है वो 3⁸ होती है। 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। वही चीज़ है जो शून्यावकाश बोलिए या निर्वात बोलिए, तो प्रकाश का जो वेग है वो निर्वात में सबसे अधिक होगा। और प्रकाश का जो गति न्यूनतम होगी कांच के बीच में जाते हुए। जब कांच में कोई किरण जा रही होती है तो वहाँ पर उसकी जो गति है वो न्यूनतम होगी। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुँचने में लगने वाला जो समय है वो लगभग कितना होता है 8.5 मीटर या 8.5 मिनट। सॉरी मीटर नहीं, मिनट होगा। 8.5 मिनट। प्रकाश तरंगों के वायु में कांच में जाने पर जो वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे हैं तरंग दैर्घ्य और वेग। मतलब ये है प्रकाश तरंगे जब वायु से कांच में जाती हैं तो क्या होता है कि उनका जो तरंग दैर्घ्य और वेग है वो प्रभावित हो जाता है। क्योंकि वायु क्या है, वायु एक मतलब खाली जगह है। वो एक वायु से जब विरल से सघन में जाएगा तो तरंग दैर्घ्य और वेग में परिवर्तन हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित क्या रहता है उसकी आवृत्ति। जैसे यहाँ ऊपर के क्वेश्चन में ये था कि वो वायु मतलब क्या हो गया विरल माध्यम हो गया, अवकाश क्या हो गया एक सघन माध्यम हो गया। अब जब प्रकाश की तरंग जो है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो तरंग दैर्घ्य और वेग ये दोनों प्रभावित होते हैं, लेकिन कभी भी उसकी आवृत्ति जो है ये प्रभावित नहीं होती है, वो चाहे किसी माध्यम में जाए। समझ गए। परिवर्तित क्या होता है तरंग दैर्घ्य और वेग, ये आपको याद रखना है। जब प्रकाश की कोई तरंग किसी माध्यम के बीच में जाती है विरल से सघन में तब तरंग दैर्घ्य और वेग प्रभावित होते हैं, लेकिन किसी भी माध्यम जाने में उसकी आवृत्ति प्रभावित नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसपे पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो वो क्या होता है जो प्रकाश होता है वो रासायनिक ऊर्जा में उसका रूपांतरण होता है और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश सजावट एवं विज्ञान के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। ये क्या है नियॉन। इसका आंसर होगा प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस के रूप में नियॉन का उपयोग किया जाता है। जब कभी सजावट होती है कभी विज्ञापन में यूज किया जाता है तो उसमें नियॉन गैस का इस्तेमाल किया जाता है जिससे वो चमकने लगती है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किसका परिणाम होता है। जो साबुन का पतला झाग होता है उसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस आ जाती है, ब्राइट कलर अलग अलग तुमको दिखते होंगे, उस चीज़ की बात हो रही है। तो ये किस चीज़ के कारण होता है, ये होता है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण जो है उसके कारण पतले झाग में बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में।
प्रकाश तंतु जो फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, वो जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या है? जो प्रकाश तंतु चमकता रहता है और उसको क्या है, पूर्ण अभ्यंतर आंतरिक परावर्तन के कारण वो प्रकाश देता है। परिघटना जिसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। अब ऑप्टिकल फाइबर में जिस परिघटना का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वही है पूर्ण अभ्यंतर या आंतरिक परावर्तन बोलिए या पूर्ण अभ्यंतर बोलिए, बात एक ही है। तो ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिसके कारण वो चमकना शुरू कर देता है और प्रकाश प्रदान करता है। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत प्रभावित होता है प्रकाश तरंग के रूप में। अब ये वो है जिससे इंडिकेशन दिए जाते हैं जब समुद्र के किनारे जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं वहाँ से, तो उसमें प्रकाश को तरंग के रूप में यूज किया जाता है। अगला जो फैक्ट है दोस्तों वो है कुछ लाइन्स दी हुई हैं जिनमें से हमें सही कथन पर विचार करना है। पहला कथन है तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है और भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबद्ध है। सही कथन क्या हो सकते हैं? तो इसमें से जो सही कथन है वो ऊपर के 3 है, लेकिन जो ये जो है प्रकाश जो रिलायंस समूह है इसके लिए गलत हो जाता है। बाकी आपका तीनों ऊपर के सही हैं। जैसे आपका ये है तंतु प्रकाश की जो पूर्ण है पूर्ण आंतरिक प्रभावित पर। अब पूर्ण प्रकाश की मतलब वही जो आपका हो गया, तो ये इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। और जो प्रकाशिक तंतु है वो संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अधिक कम हो जाती है। संचार वो जो इंडिकेशन देते हैं तो उसमें ये चीज़ें प्रयोग होती हैं। और प्रकाश तंत्र जो है संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है। इसमें किसी प्रकार की रेडियो आवृत्ति बैरियर्स नहीं होते हैं। ये तीनों सही है। प्रकाश तंत्र जो प्रकाशिकीय होता है उसी के बारे में है। अगला जो फैक्ट है दोस्तों वो है मरीज के पेट के अंदर का परीक्षण। कोई मरीज है उसके पेट का अंदर कोई प्रॉब्लम्स है, उसको देखने के लिए जब डॉक्टर लोग हैं वो इंडोस्कोप प्रयोग करते हैं। और जो इंडोस्कोप है वो किस कार्य सिद्धांत पे कार्य करता है? तो वो सिद्धांत करता है प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। वही जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसी के सिद्धांत पर ये इंडोस्कोप जो है वो काम करता है, जिसके अंदर डॉक्टर इसका यूज़ करके पेट के अंदर की चीज़ों को जांच सकते हैं। मृग मरीचिका का कारण क्या है? इसका भी पूर्ण परावर्तन ही कारण है प्रकाश का। मृग तृष्णा उदाहरण है। देखो मृग मरीचिका बोलिए या मृग तृष्णा बोलिए, ये दोनों सेम हैं, बस वर्डिंग अलग है। वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही इसका आंसर होगा। अगला जो फैक्ट है वो है निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। अब इसमें क्या करना है? स्थलीय तापन ऑप्शन है, एक प्रकाश अपवर्तन है, प्रकाश परावर्तन है, प्रकाश विवर्तन है। और इनमें से वह तथ्य जिसके कारण मरीचिका बनती है, वही मृग मरीचिका या मृग तृष्णा किससे बनती है उसको आपको पता लगाना है। तो उसके जो राइट आंसर हैं वो 1 और 3 ये सही हो जाते हैं। जो स्थलीय तापन होता है, जब राजस्थान में जो मरुस्थल में जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो जो स्थलीय तापन होता है उसका जब प्रकाश अपवर्तन होता है, इन दोनों के कारण एक ऐसी घटना बन जाती है जिसे मृग मरीचिका बोलते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि आगे पानी है। ऐसी चीज़ें साबित होती है वहाँ पे। अब एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है, इसका कारण क्या होता है? कोई जब हीरा जो जगमगाता है उसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक। जितना उसका इंडेक्स बढ़ जाएगा उतनी उसकी चमक बढ़ती रहेगी। अगला जो कथन है वो है हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। वो कहता है कि अगर कोई हीरा है उसी तरीके से काटा गया हो, वैसे कांच का टुकड़ा काटा गया हो तो उससे ज़्यादा वो क्यों जगमगाता है? हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। यहाँ पे जो हीरे का अपवर्तनांक है वो कांच के अपवर्तन से कम नहीं होता है। तो ये 2 गलत हो जाएगा। बाकी ये है कि हीरा जो है अपने ही आकार के अनुकारी कांच मतलब नकल किए हुए कांच से अधिक झिलमिलाता है। जो सेम से बनाया गया उससे अधिक झिलमिलाता है, ये बात तो सही है। लेकिन हीरे का जो अपवर्तनांक है वो कांच के अपवर्तनांक से कम नहीं होता है। अगला फैक्ट है किसी वस्तु के त्रिविमीय 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का क्या नाम है? तो वो होता है हेलोग्राफी। वही जो त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशन जो बनाते हैं ना, 3G जो 3D होता है, तो वही जो 3D जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं 3 डायमेंशनल बोलते हैं। तो वो क्या होता है? उस तकनीक का नाम क्या है? हेलोग्राफी। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है रोस्टर स्कैन। जैसे कि हम प्रोजेक्टर यूज करते हैं उसकी बात कर रहा है तो उसमें रोस्टर स्कैन हम ये काम करते हैं वहाँ पे हैं।
इलेक्ट्रॉनिक पुंज मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक जो किरणें होती हैं उनका जब फास्फोरस कोटेड पर्दे पर जो पर्दा होता है, सामने कर्टन होता है, उसके ऊपर फास्फोरस लगा होता है, और जिसके कारण जो उसके ऊपर हम सिनेमा हॉल वगैरह में यूज़ करते हैं फोकस करके, ठीक है, तो उसकी बात होती है। तो प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रकट करना जो है वो रोस्टर स्कैन कहलाता है। अगला रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। सभी पारदर्शी माध्यम से आर पार जाती हैं, रमन प्रभाव उसी का अध्ययन करता है। ऐसी किरणें जो सभी पारदर्शी माध्यम के आर पार चली जाती हैं, रमन प्रभाव जो है उन्हीं का अध्ययन करता है। ध्वनि के पुनरुत्पाद रिप्रोड्यूसिंग के लिए सीडी, जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। लेजर बीम का उपयोग होता है ध्वनि का पुनरुत्पादन करने के लिए। मतलब दोबारा जब सीडी कॉम्प्लेक्स में, ऑडियो प्लेयर में जब भी हम दोबारा उसमें आवाज़ भरते हैं तो लेजर बीम का प्रयोग करते हैं उस पर, तब जाके हम वो दोबारा उसमें कोई चीज़ें भर पाते हैं, सेव कर पाते हैं। एक सीडी ऑडियो और वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क जो है, जिसे हम सीडी बोलते हैं, सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान कई रंग दिखाई पड़ते हैं। आपने कहा सीडी कभी देखी होगी, तो प्रकाश में से कई प्रकाश उसके अंदर दिखाई देते हैं। उसकी व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं? इसमें परावर्तन और विवर्तन की जो परिघटना है वो होती है, इसमें रिफ्लेक्शन और डिफ्रेक्शन, इस कारण से उसमें इंद्रधनुषी चीज़ें दिखाई देती हैं। क्या होता है? परावर्तन और विवर्तन। अब अगला जो फैक्ट है, क्वेश्चन है, वो है कथनों पर विचार करना है। दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश प्रकीर्णन से कहीं अधिक होता है, और जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95% गुणा होती है। रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलायमान विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं। अतिचालक वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग का प्रभाव करती है। तो इसमें जो कथन है वो क्या है? इनमें से सही कथन है 3 और 4, बाकी इसमें गलत है। तो 3 और 4 आपका सही हो जाता है। इसमें पहला आपका गलत है और दूसरा आपका गलत है, और तीसरा और चौथा इसमें सही है। देखो, रेडियो तरंगे जो है वो द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं। जो रेडियो तरंगे हैं वो जो एक दोलायमान वैद्युत धाराएं हैं उनसे उत्पन्न होती हैं, और जब कोई वाहन बहुत तेज़ी से चल रहा हो, इसका पता लगाने के लिए जो पुलिस है वो जो डॉपलर प्रभाव का होता है उसमें लघु तरंग का जो प्रभाव होता है, परावर्तित लघु तरंगे, इसका उपयोग करती है। तब जाके पता लगा पाती है कि जो गाड़ी है बहुत स्पीड में चलाई जा रही है। एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रोजेक्ट किए जाते हैं। आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के लिए 0.1 सेकंड तक बना रहता है। ये सही है गलत है? तो इसमें जो कथन है वो कहता है ये आपका कथन गलत है, और जो कारण है वो गलत है और कथन आपका सही है। ये चलचित्र में पूरी फिल्म के लिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो है ना, मतलब जब भी बनाई जाती है तो उसमें समझ लो कि जो पिक्चर होती है, एक चीज़ को 24 फ्रेम को प्रति सेकंड के तरीके से प्रक्षेपित किया जाता है, तब जाके वो मूवेबल होती है। एक फ़ोटो को 24 फोटो दिखाते हैं तब जाके हाथ उसका चलना वलना शुरू करता है। ठीक है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। इसी कारण की जगह जगह जो है हर एक सिग्नल वाले टावर वाले अपना जो टावर लगाते हैं, क्योंकि पृथ्वी क्या है, बिल्कुल इस तरीके से समतल नहीं है। उसका जो है उसका जो तरीका है, पृथ्वी का जो सरफेस है वो लगभग इस तरीके से है, क्योंकि आप जानते हैं धरती गोल है। तो अगर एक टावर यहाँ पे लगा दिया गया तो इसकी किरणें ऐसे इसमें चली जाएंगी। तो इस वजह से यहाँ पे लगाएंगे तो ये आगे जाएगा, फिर यहाँ पे लगाएंगे तो ये आगे जाएगा, फिर लगाएंगे तो आगे जाएगा। इस जगह हर जगह इसमें टावर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो सरफेस है वो वक्राकार है। इसीलिए आपका ये सही हो जाता है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य तरंगों का जो प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी कौन सी है? आवृत्ति मॉडल है ना, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, FM। इसका क्या होता है? FM होता है ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आवृत्ति मॉड्यूलेशन जो होता है ये तकनीकी होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, हम FM बोलते हैं। अगला जो आपका फैक्ट है वो है दृष्टि पटल, जिसे हम रेटिना बोलते हैं, पर चित्र कैसा बनता है? वह अवश्य छोटा होता है और हमेशा वो चित्र उल्टा होता है। अगर आदमी कोई ऐसा बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है, और वो आँख के अंदर कैसा दिखेगा? वो आँख के अंदर हमेशा ऐसे दिखेगा, उल्टा, और इस चीज़ से इसका आकार भी छोटा होगा। ये होता है रेटिना का प्रभाव।
अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है वह उल्टा और वास्तविक। एक आंख की अपेक्षा दो आंख का होना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है। समझ गए क्यों हमारी दोनों आंखें होती हैं? एक आंख है तब भी दिखेगा, लेकिन जब दो आंखें होती हैं तो किसी चीज़ की सटीक दूरी और गहराई का एहसास ये दोनों कर लेती हैं, इसलिए हमारी दो आंखें होती हैं। गॉड गिफ्ट ऊपर वाले ने बनाया। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे क्या करना होता है? सूर्य को सीधे देखने में आंख अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। कहते हैं कि सूर्य ग्रहण हो रहा हो तो आपको नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, अल्ट्रावायलेट प्रकाश होता है, और जिसके कारण आपको अपरिवर्तनीय क्षति होती है। आपका जो सिस्टम है आपका वो खराब हो जाएगा और आपको अलग टाइप का आपको दिखाना शुरू हो जाएगा। किसी तारे का जो रंग है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके ताप के ऊपर डिपेंड करता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल के कण। जो धूल के कण बहुत सारे होते हैं, प्रकाश उन्हीं से यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और यही परिघटना जो है वो हमें आसमान नीला दिखाई देता है इसी कारण। अगला आपका है क्वेश्चन, इसमें आपको कथनों पर विचार करना है। यदि मेजेंटा कलर होता है और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हों तो प्रतिच्छेद क्षेत्र जो है वो लाल कलर का होगा, उसका रंग लाल होगा। मतलब ये कह रहा है कि ये गोला है जो मेजेंटा कलर का है, और दूसरा ये जो गोला है वो पीले कलर का है। ठीक है, ये हो गया आपका पीले कलर का। तो कह रहा है कि जो ये आपका एरिया है ये क्या रेड हो जाएगा? ऐसा पूछ रहा है कि यह कलर रेड होगा। तो हमें इस एरिया की बात करनी है। अब दूसरा सिस्टम क्या कहता है? दूसरा आपका पॉइंट जो वो ये कहता है, यदि सायन मतलब जो हरिताभ नीला होता है, जो हरे टाइप का नीला होता है, और मेजेंटा जो रक्ताभ लोहित रंग होता है, दो वृत्त एक दूसरे काटते हैं तो प्रतिच्छेदित रंग का नीला होगा। अब इसमें ये कह रहा है कि एक जो है वो सायन कलर का है और दूसरा मेजेंटा कलर का वृत्त है, वो एक दूसरे को काटते हैं। वही चीज़ है कि ये कैसे गोला है, ये कैसे गोला है। तो ये इस कलर का ये कह रहा है कि वो कलर नीला हो जाएगा, वहाँ पे लाल हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं, दोनों कथन सही हमारे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब मेजेंटा और पीला काटेगा तो रंग, जब मेजेंटा कलर को और पीले कलर को मिलाया जाएगा तो उसका रंग लाल होगा, है ना। मेजेंटा कलर हो और पीला कलर हो तो उसका हमेशा रंग लाल होगा। सायन कलर हो और मेजेंटा कलर हो तो हमेशा उसका रंग नीला होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग जो है वो किस पर निर्धारित होता है? तो आपका राइट आंसर है तरंग दैर्घ्य से। सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य किस चीज़ का होता है? तो इसमें लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है, और जो बैंगनी कलर है उसका शायद सबसे कम होता है। बैंगनी ऑफ इन सबसे कम जो वेवलेंथ है, तरंगदैर्घ्य है वाला प्रकाश कौन सा होता है? बैंगनी। वही मैंने कहा, जिस तरंगदैर्घ्य जो है वेवलेंथ जो है सबसे लंबा कौन सा होगा? लाल कलर का होगा। सबसे कम किसका होगा? नीले का होगा। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला कलर कौन सा है? बैंगनी। नीला प्रकाश, पीला प्रकाश में से उच्चतम ऊर्जा किसमें होती है? तो नीले प्रकाश में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश से अपेक्षा अधिक, एक सेकेंड, अब देखते हैं जो कथन दिया गया है। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में जब प्रकाश को हम जब कलर उसके देखते हैं तो जो उसका क्रम होता है वो लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक जो ऊर्जावान होता है, ऊर्जास्रवी होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। ठीक है, तो इसमें जो कथन है वो गलत है, लेकिन कारण उसका सही है। ये गलत हो जाता है, जो प्रकाश का वर्णक्रम है लाल प्रकाश हरे प्रकाश से ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होगा, है ना। आप देखिए, जैसे आपका बैंगनी कलर से जब रेड कलर की तरफ जाएंगे, है ना, तो इसके बीच में ये छोटा होगा, फिर बढ़ते बढ़ते चला जाएगा तरंगदैर्घ्य। बैंगनी ऑफ इन आला, इस तरीके से सॉर्ट ऑफ कर लीजिए जो असंदर्भ में कलर होते हैं उनके हिसाब से। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखने का कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब सूर्य रियल में जब अस्त होता है उसके पहले हमें वो अस्त हुआ दिखाई देता है, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन, है ना। जो क्षितिज क्या होता है? जहाँ पे धरती और आसमान मिलते हैं उस जगह को क्षितिज कहा जाता है, और जो सूर्य चंद्रमा वहाँ पहुँचते हैं तो हमें आकार में बहुत बड़े दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या होता है? अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन होता है।
सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा। जो सूर्य का प्रकाश का जो कुछ अदृश्य भाग होता है, मतलब जहाँ तक सूर्य प्रकाश पहुँच सकता है, उसके अलावा जो पार्ट होते हैं वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, और वो होती है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है फैक्ट आपका है, वो ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश क्यों प्रयोग होता है? क्योंकि जो लाल प्रकाश होता है उसके जो दैर्घ्य है वो सर्वाधिक होती है, उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, और इस कारण से वो दूर से दिखता है कि वहाँ पे कुछ रेड है, खतरा है। तो इसीलिए हमेशा हम ट्रैफिक सिग्नल में रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ की जो तरंग दैर्घ्य है या वेवलेंथ है वो बड़ी ज़्यादा होती हैं। अब यहाँ पे कथन और कारण फिर से है। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। इसमें देखो दो चीज़ें, जैसे ऊपर का आपने पढ़ा तो ऊपर वाले में भी यही कहा गया कि जो लाल रंग है वो सिग्नल में यूज होता है क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है, और उसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। जब प्रकीर्णन कम होता है, प्रकीर्णन का मतलब होता है कि यहाँ वहाँ बिखर जाना, ठीक है, तो ये सबसे कम होता है, और जो इसकी वेवलेंथ होती है वो लंबी होती है, तो ये दूर से दिखाई देता है। तो ये दोनों कारण होते हैं जिसकी वजह से लाल रंग को हम ट्रैफिक सिग्नल में यूज करते हैं, खतरे के निशान के लिए यूज करते हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि नीले प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो छितराव जो है सबसे अधिक होता है, तो वो तुरंत फैल जाता है इधर उधर है, रेड का नहीं होता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होते हुए धूल के कण होते हैं, जहाँ वहाँ फैल जाता है प्रकाश का रंग। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का नीला रंग होता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक हो जाता है। फिर आपका जो कथन कारण है वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आकाश के नीले रंग का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन है, ये और इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्य के समय, सूर्योदय के समय जो सूर्य उगता है सूर्य लाल दिखता है, इसका कारण क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। तो इसमें 1 और 3 सही है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 का एक फैक्ट और दूसरा फैक्ट ये सही है। सूर्योदय के समय जो सूर्य लाल दिखता है उसका कारण प्रकाश प्रकीर्णन ही होता है, और आकाश का नीला रंग देखने के लिए उसका जो प्रकाश प्रकीर्णन होता है वो कम होता है। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष यात्री का आकाश का रंग, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो काला दिखाई पड़ता है क्योंकि वहाँ पे धूल के कण नहीं होते और वहाँ नीले रंग का चित्राव नहीं होता, प्रकीर्णन नहीं होता। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह कैसा दिखेगा? काला। वो है काला ही, लेकिन जब धूल के कण होते हैं तो उसका विसरण होता है, जलवाष्प के बूंदों से उसका विसरण होता है, इस वजह से वो नीला हो जाता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण वो नीला हो जाता है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पे, वही जिससे पुलिस वाले स्पीड चेक करते हैं। मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिमगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग से 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रक्षेपकों को कैसा दिखाई देगा? पीला दिखाई देगा। कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए प्रयोग होता है उत्तल दर्पण। जो कार के साइड में जो शीशा लगा होता है जिससे हम पीछे का देखते हैं ना, तो उसकी बात हो रही है, उसमें उत्तल दर्पण होता है। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आपकी गाड़ी में, बाइक में, कार में जिसमें देखते हैं ना पीछे से कौन आ रहा है, तो जो शीशा वो यूज होता है वो आपका उत्तल दर्पण होता है। और दाढ़ी बनाने के लिए दाढ़ी की दुकान पर जो शीशा होता है उसमें अवतल दर्पण होता है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन सबसे उचित होता है। मतलब ये है कि धूप से अगर बचना है तो कलर जो आपके छाते का होगा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो ऊपर उजला नीचे काला होना चाहिए, तो आपको धूप छाते पे नहीं लगेगी। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो उसमें जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी ना बनने वाली, 2 समांतर समतल दर्पण रखे जाते हैं कुछ दूरी पे, तो दोनों भी जो फोटो बनेंगे वो अनंत होंगे, पर बहुत ज़्यादा होंगे, कैन नॉट बी काउंटेड। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समांतर समतल दर्पण के मध्य रखेंगे तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? तो 2 थीटा होगा। अब यहाँ कथन और कारण है, यातायात संकेत पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएँ उन प्रकाश पर पड़ने वाले तेज से चमकने लगती हैं।
प्रकाश पर यहाँ पर जो कह रहा है, जो यातायात के संकेत हैं उन पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी जो मणिकाएं हैं, मतलब छोटे छोटे जो उस पर कण होते हैं, उन पर प्रकाश पड़ता है तो वो तेजी से चमकना शुरू हो जाते हैं, ये कह रहा है। और जो प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन कोण निश्चित क्रांति मान से अधिक हो जाता है, तो अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश अपेक्षाकृत माध्यम से परावर्तित होता है। दोनों सही हैं, ठीक है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों का अलग अलग तरीका क्या है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? नीला, हरा, पीला। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बन जाता है। इसके लिए भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं। उसमें परिक्षेपण भी होता है, अपवर्तन भी होता है, आंतरिक परावर्तन भी होता है, और ये सब मिलाकर के एक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगला जो फैक्ट है वो है नीला, हरा, पीला, लाल रंग में से इंद्रधनुष के मध्य से दिखाई देता है हरा। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट्ट होते हैं बैंगनी और लाल। मतलब कहने का मतलब कि दोनों जो लास्ट कलर जो होते हैं वो बैंगनी और लाल होते हैं लास्ट में। कथन है, एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया, तो यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटे झुकी होने का आभास देता है। ये चीज़ गलत है, उसमें आपका अपवर्तन ही शामिल है। इसमें विचार करना आपको है, यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े हुए एक सिक्के को देखता है तो सिक्का वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट दिखाई देता है। एक बाल्टी में पानी डालोगे या बर्तन में तो सिक्का जो है वो आपको ज़्यादा पास दिखाई देगा, लगता है कि इसे यहाँ पे है। जल के अंदर कोई व्यक्ति जल के तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगने लगता है। दोनों कथन सही है, कहने का तरीका अलग अलग है। जल में वायु का बुलबुला किस भांति उपयोग करता है? तो वो अवतल लेंस के रूप में उपयोग करता है। ये क्वेश्चन बहुत आया है। जल में जब वायु का बुलबुला होता है तो वो अवतल लेंस का काम करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की जो न्यूनतम कितनी ऊंचाई होनी चाहिए? व्यक्ति की आधी होनी चाहिए। पूरा तभी आपका फोटो बनेगा जब आपकी ऊंचाई का आधा होगा। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। 1.1.50 मीटर मतलब 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, अब इसका आधा करो तो कितना होगा? 0.75 मीटर हो जाएगा। इतने दर्पण की लंबाई चाहिए। दूरदृष्टि दोष का निवारण के लिए क्या काम में लेते हैं? उत्तल लेंस। और दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में कथन सही है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होगा। निकट दृष्टि दोष अगर है तो उसके लिए हम कॉन्क्लेव लेंस लाते हैं, है ना, जिसको हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। गलत लिखा हुआ है। दूरदृष्टि वाला ये होता है आपका DUNA, मतलब दूना। ये दूरदृष्टि हो गया तो इसमें उत्तल दर्पण आएगा, और निकट दृष्टि हो गया तो उसमें क्या होगा? देखिए, एक शॉर्ट फॉर्म होता है, इसे हम बोलते हैं दूना, DUNA। D फॉर हो गया दूरदृष्टि तो उत्तल दर्पण प्रयोग होगा, N हो गया निकट दृष्टि तो अवतल दर्पण प्रयोग होगा। ठीक है, इसमें गलत लिखा हुआ है। हमेशा निकट वाले में अवतल आएगा और दूरदृष्टि में उत्तल आएगा। जब एक व्यक्ति, अगला जो फैक्ट है वो आपका है, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण क्या होता है? जब आप कभी सपोज करिए कि आप बाहर से अपने कमरे में जा रहे हैं, अंधेरे कमरे में, तो आपको कुछ देर कुछ नहीं दिखाई देता है। इसका कारण क्या होता है? आँखों के अंधेरे के प्रति कुछ समय अनुकूलित होना। जो आँख की रेटिना है वो बैलेंस करती है। पहले प्रकाश में थी तो वो रेटिना फैल गई थी, अब अंधेरे में आ गए तो अब वो सिकुड़ेगी, तो वो अपने आप को बैलेंस करती है। उस टाइम पे आपको कुछ नहीं दिखता है। पढ़ने में काम आने वाले जो ग्लासेस बनते हैं वो उत्तल लेंस के बनते हैं। आँख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। कथन सही कौन सा? एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों की कान, नाक और गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। खोज बत्ती जो सर्च लाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो नातोदर, जिसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण।
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर इतनी दूरी है कि वहाँ से आप स्पष्ट आपको दिख सकता है। आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है सिलियरी मांसपेशियों के शीतलन और संकुचन से। यदि किसी एक ऐनक के लेंस की पावर 2 डायोप्टर है तो उसकी दूरी क्या होगी 50 सेंटीमीटर। समझ गए? ये 25 सेंटीमीटर का 2 1 ले लेते हैं, तो अगर पॉजिटिव में है तो 25 से क्या होगा, अब 2 में 25 मल्टीप्लाई 2 तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर यही होता -2 होता तो मतलब क्या हो जाता, 12.5 माइनस मतलब 12 सेंटीमीटर हो जाता, जो उसको दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, ये चीज़ है। 25 सेंटीमीटर को प्लस माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब प्लस में ऊपर जाएगा और उसमें नीचे जाएगा। धूप के चश्मे का जो पावर होता है, जो धूप का चश्मा होता है वो 0 डायोप्टर होता है और पढ़ने वाला 25 होता है। कमरे का द्वारक और कपाट गति का जो संयोग अधिकतम उद्भाषण हमें देगा वो है इतना। आँख के रेटिना के परंपरागत कैमरा के जिस भाग से तुलना की जा सकती है वो है फिल्म। मनुष्य के आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस पर बनता है वो है दृष्टिपटल बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो मनुष्य की आँख पे कहाँ बनता है, रेटिना बनता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का जो रंग है उस रंग के कारण होता है जिसे वो परावर्तित करता है। अब बात करते हैं टेलीविज़न की। एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से बनते हैं और रंग कौन से हैं, लाल, हरा और नीला। यही कलर उसमें शामिल होते हैं जिनसे पूरी पिक्चर्स आप देख पाते हैं। वही मूल वर्ण जिन्हें टीवी के पर्दे पर विभिन्न रूप में प्रकट करते हैं वो लाल, हरा और नीला है। यही हम प्राथमिक कलर इनको बोलते हैं। जब लाल और नीले और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। और यहाँ पर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, एक मिनट, काला, पीला, लाल, नीला में प्राथमिक रंग नहीं है काला। काला रंग नहीं है, काला आप कट कर दीजिए। पीला, लाल, नीला जो है ये प्राथमिक रंग है। नीला, हरा, लाल इन्हें हम 3 मूल रंग बोलते हैं। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रंगों के संदर्भ में हरा, भूरा, लाल और तथा पीला रंगों से विषम है भूरा, क्योंकि वो अलग हो जाता है। आपका हरा, लाल और पीला ये क्या है आपके, ये 3 मूल रंग हैं, सॉरी प्राथमिक रंग हैं, ये पूरा नहीं है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गोधूली से सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना और आकाश में ध्रुव तारे का दिखना, ये किस परिघटना का है, ये है वो 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 ये सही है, बाकी चीज़ें गलत हैं। ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।